हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। तो आज हम एग्जाम एंटीबायोटिक के लॉन्ग क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं, जिसमें से आपको प्रीवियस सेशन में बताए थे कि बहितमल उपचार क्या है, यानी सूक्ष्म बहितमल उपचार में सूक्ष्मजीव का क्या भूमिका होती है। उसमें से पहला उपचार प्राथमिक उपचार बताए थे। तो आज इस सेशन में हम बताएंगे बहितमल उपचार का द्वितीय उपचार, जिसको हम लोग कहते हैं जैविक उपचार के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेकेंडरी उपचार यानी दूसरा नंबर है सेकेंडरी उपचार भी, या तो इसको बायोलॉजिकल उपचार भी कहा जाता है। कहते हैं कि यह एक प्रमुख बहितमल उपचार की विधि है जिसमें प्राथमिक इफ्लुएंट बड़े वायवीय टैंक, यानी कि ये बड़े वायवीय टैंक में इसको क्या करते हैं, भेजते हैं, है ना, पास करते हैं। और जहां पर क्या होते हैं, नियत रूप से मिश्रित किया जाता है, यानी कांस्टेंट एजिटेटेड, जिसको बोलते हैं नियत रूप से मिश्रित करना, यानी कांस्टेंट एजिटेटेड किया जाता है। और इस टैंक में वायु को बाहर से भरा जाता है ना। कहते हैं कि वायु बाहर से भरने के कारण उपयोगी वायवीय सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, फ्लॉक्स में बदल जाते हैं। किसे बदल जाते हैं, फ्लॉक्स में। कहते हैं फ्लॉक्स क्या है, तो जीवाणु एवं कवक के जाल नुमा रचना जो जल में बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक्स कहते हैं। कहते हैं सूक्ष्मजीव प्राथमिक इफ्लुएंट से कार्बनिक पदार्थ को, है ना, सूक्ष्मजीव प्राथमिक इफ्लुएंट को कार्बनिक पदार्थ से अवशोषित करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर यूज हो सकता है कि प्राथमिक इफ्लुएंट को अवशोषित कौन करता है, यानी प्राथमिक इफ्लुएंट में जो पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, तो सूक्ष्मजीव उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है। अब कहते हैं कि सूक्ष्मजीव इफ्लुएंट के बीओडी को क्या करता है, कम करता है। सूक्ष्मजीव के वजह से ही जल में बीओडी का जो कंसंट्रेशन होता है, बीओडी की जो स्थिति होती है उसको वो क्या करता है, घटाता है। जैसे कि 1 लीटर जल में ऑक्सीकृत जीवाणु क्या करता है, उसको खींचता, ऑक्सीडाइज करता है। 1 लीटर जल को पर जीवाणु 1 लीटर जल को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है, यानी कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। तो हम कहेंगे कि सूक्ष्मजीव इफ्लुएंट के बीओडी को कम करता है। बीओडी क्या है, तो कार्बनिक पदार्थों का जो माप होता है, किसी भी जल में कार्बनिक पदार्थों की जो माप होती है उसी को बीओडी कहते हैं। और इसका जो इंडिकेटर होता है वो डफनिया प्लांट होता है। ये आपको बताए थे चैप्टर 16 इन्वायरमेंटल इशू के सेशन में, आप देख लीजिएगा, उसका भी चैनल पर दिया हुआ बताया गया लेक्चर है। तो कहते हैं 1 लीटर जल को ये ऑक्सीकृत करता है एक जीवाणु। ठीक है, ओके। कहते हैं द्वितीय इफ्लुएंट सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाता है। परीक्षा में ये सवाल आएंगे कि प्राथमिक इफ्लुएंट कहाँ रहता है, तो बड़े वायवीय टैंक में, और द्वितीय कहाँ जाता है, तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाता है। कहते हैं जीवाणु में फ्लॉक्स, जीवाणु के जो फ्लॉक्स होते हैं, जीवाणु के जो जाल होते हैं, वो सेडिमेंटेशन को क्या करता है, अलाउ करता है, यानी अवसादांक को क्या करता है, अलाउ करता है, यानी अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इससे बने हुए असलज को बोलते हैं एक्टिवेटेड असलज कहा जाता है। कहते हैं कि इसके लिए, तो इस प्रकार से एक्टिवेटेड असलज जब प्राप्त हुआ तो बायोगैस, यानी कह सकते हैं जब एक्टिवेटेड असलज प्राप्त हो जाता है तो पानी हमारा जो है बहितमल से जो प्रदूषित हो चुका था वो पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। अब कहते हैं कि ये चीज को करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने इसके लिए एक अभियान शुरू किया जिसको गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान कहा जाता है। यमुना एक्शन प्लान आपका न्यू दिल्ली में जो है कि स्थापित किया गया है, और गंगा एक्शन प्लान सभी जगह जहां जहां गंगा रिवर है वहां जो है कि प्रवाहित यानी कि स्थापित किया गया है। इन दोनों प्लान से, इन दोनों अभियान से, इन दोनों प्लान से ये हम लोगों को बताया जाएगा कि उस पानी में बहितमल को, यानी कि कह सकते हैं कि बहितमल के उपचार के लिए इन दोनों योजना को, यानी इन दोनों अभियान को चालू किया गया। कहते हैं कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे जल होते हैं, जैसे गंगा रिवर है, नहा लेना, पूजा वाला सामान को आप फेंक देना, ये मवेशियों को स्नान करवाना, तो इन सभी से मवेशियों का जो मल मूत्र होता है, मवेशी का जो डस्ट होता है शरीर का, और पूजा पाठ में अगरबत्ती कपूर वगैरह जो यूज होता है वो सभी जल में प्रवाहित कर दी जाती है, जिससे सीवेज यानी कि बहितमल की सांद्रता बढ़ती है और हमारा जल में बीओडी का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसा ना हो
इसीलिए भारत सरकार के जो एक डिपार्टमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं फॉरेस्ट एवं इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट ने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। ये इसलिए इनिशिएट किया कि हमारा जो नदी है, हमारा जो पोखर है, हमारा जो गंगा रिवर है, ये सभी स्वच्छ रहे और आने वाले भविष्य में भी स्वच्छ रहे, जिसका हम लोग लाभ उठा पाएं और विभिन्न प्रकार के जल संबंधी बीमारियों से भी छुटकारा मिल सके। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका बहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव का क्या योगदान है, ये सब हम आपको क्लियरली बता दिए। दूसरा क्वेश्चन है उसी में जैव गैस उत्पादन में सूक्ष्मजीव, यानी कि माइक्रोब्स एज बायोगैस प्रोडक्शन, यानी जैव गैस का उत्पादन सूक्ष्मजीव कैसे करेगा, हम उसको देखेंगे। जैव गैस को हम लोग गोबर गैस भी कहते हैं, क्योंकि जैव गैस बनाया जाता है गोबर गैस से, तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है गोबर गैस। चलिए, तो पहले जानिए कि गोबर गैस क्या है। तो यह एक मीथेन रिच फ्यूल, यानी सबसे ज्यादा मीथेन इसमें पाया जाता है। यह मीथेन रिच फ्यूल गैस है जिसे मवेशी के गोबर से तैयार किया जाता है। बायोगैस का देख लेते हैं परसेंटेज कितना है। तो CH4 का परसेंटेज देखिएगा सबसे ज्यादा 50 से 70% है। कार्बन डाइऑक्साइड का 30 से 40% है। नाइट्रोजन का 2 से 7% है। हाइड्रोजन का 1 से 5% है। लेकिन H2S क्या है, ट्रेस एलिमेंट है, यानी बहुत कम पाया जाता है। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। चलिए, तो जैव गैस का उत्पादन कैसे करेंगे इसको देखेंगे। कहते हैं कि यह अपशिष्ट जैव मात्रा के अवायवीय किण्वन द्वारा होता है, यानी इट इज डन बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास। इट इज डन बाय एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ वेस्ट बायोमास, यानी कि यह अपशिष्ट जैव मात्रा के अवायवीय किण्वन द्वारा होता है। इस लाइन को याद रखिए। कहते हैं इसके ये 3 चरण में होता है, यानी कि अपशिष्ट जैव मात्रा माने गोबर के बारे में कह रहा है, और अवायवीय किण्वन माने इसमें अवायवीय जीवाणु भाग लेंगे और उसका फर्मेंटेशन होगा, तब जाके आपका गोबर से गोबर गैस बनेगा। कहते हैं कि ये चीज करने के लिए हमें 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। गोबर गैस बनाने के लिए आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप में कि गोबर में उपस्थित जटिल बहुलक को सरल एकलक में, एकलक यहाँ पर होगा, एकलम ने एक लक में एंजाइम द्वारा फैकल्टेटिव अवायवीय सूक्ष्मजीव से होता है। यानी कि गोबर में उपस्थित जटिल बहुलक सरल एकलक में क्या करता है, सरल एकलक में बदलता है। किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा फैकल्टेटिव अवायवीय जीवाणु से होता है। अब कहते हैं कि इसमें एकलक को कहते हैं बहुलक। बहुलक हमारा क्या है, गोबर में सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन और वसा होते हैं, इसको कहा गया है पॉलीमर, यानी कि बहुलक कहा गया है। मोनोमर क्या है आपका, लिग्निन है और वो कार्बनिक लवण है। तो लिग्निन जो होता है ये मोनोमर है, और ये मोनोमर क्या करता है, बनता है आपका जो है कि जटिल पॉलीमर से, और ये जटिल पॉलीमर को बनाने के लिए फैकल्टेटिव जीवाणु होते हैं कहाँ पर, उस गोबर में। चलिए, कहते हैं कि दूसरा स्टेप है गोबर गैस बनाने का। तो देखिएगा मोनोमर, जो मोनोमर आपका लिग्निन और कार्बनिक लवण प्राप्त हुआ, उसे क्या किया जाता है, कार्बनिक अम्ल में सूक्ष्मजीव के द्वारा बदल दिया जाता है। तो सूक्ष्मजीव क्या करता है कि वायवीय, यहाँ पर सूक्ष्मजीव किस प्रकृति को होते हैं, वायवीय। परीक्षा में पूछा जा सकता है जैव गैस उत्पादन के किस चरण में वायवीय जीवाणु का यूज होता है, किस चरण में वायवीय जीवाणु का यूज होता है। तो वायवीय जीवाणु का यूज होता है पहले चरण में, वायवीय का यूज होता है दूसरे चरण में। कहते हैं इसको हम लोग विलेयीकरण भी कहते हैं, विलेयीकरण भी इसको कहते हैं, और इसे हम लोग अम्लीकरण भी कहते हैं, अम्लीकरण भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एसिटिक अम्ल बनता है, तो अम्लीकरण इसको कहेंगे। चलिए, अब तीसरा स्टेप है, एसिटिक एसिड मीथेन में ऑक्सीकृत हो जाता है, किसके सहारे, तो अवायवीय मेथेनोजन जीवाणु इसमें भाग लेता है। यानी अवायवीय मेथेनोजन जीवाणु क्या करता है कि एसिटिक एसिड को बदल देता है, किसमें, मीथेन में। तो हम इस प्रोसेस को मेथेनीकरण भी बोलते हैं, मेथेनीकरण यानी मेथेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं। कहते हैं यह जीवाणु बहित मल उपचार के समय अवायवीय असलस से प्राप्त होता है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि जैव गैस उत्पादन में जो मेथेनोबैक्टीरिया है वो कहाँ से जो है कि प्राप्त होता है, तो बहित मल उपचार के समय जो है कि प्राप्त होता है। अब कहते हैं कि मेथेनोजन या मेथेनोबैक्टीरियम क्या करता है, इसी का दूसरा नाम मेथेनोकोकस या रूमिनोकोकस होता है। क्यों, क्योंकि अमाशय का जो ये मवेशी का जो अमाशय होता है उसका एक भाग है रूमेन, और रूमेन में पाया जाता है ये बैक्टीरिया, तो नाम पड़ गया रूमिनोकोकस। ये क्या करता है
कि सेल्यूलोज का पाचन करता है। क्या करता है? सेल्यूलोज का पाचन। और सेल्यूलोज का पाचन जो होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, क्योंकि ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल्यूलोज घास में पाए जाते हैं, तो ये इसका पाचन बड़ी स्लो होगा। स्लो होने के कारण ये रेट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ बायोगैस, यानी इसे जैव गैस उत्पादन में सबसे लिमिटिंग कारक कहा जाता है। लिमिटिंग कारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगर जब तक ले ये नहीं मिलेगा, मीथेन जब तक ले नहीं मिलेगा आपको, जब तक ले आपका जो है कि ये नहीं मिलेगा, तब तक ले आपका बायोगैस नहीं बनेगा। चलिए, तो आज के सेशन में हम आपको बताए हैं कि बायोगैस का उत्पादन कैसे होता है। कल के सेशन में बताएंगे कि बायोगैस प्लांट क्या होते हैं, डाइजेस्टर क्या होता है। उसके बाद कल बताएंगे गोबर गैस यानी बायोगैस का उत्पादन से हमें क्या लाभ होगा। ये सब हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और जो भी कहीं भी कोई दिक्कत हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।